अच्छा जी, देखें जरा क्वेश्चन में वो कहता है एडवाइस विच ऑफ द टू ऑप्शंस वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। दो ऑप्शंस हैं। हाँ जी, डाटा क्या दिया है? कहता है आज ज्यूम करो यकम अप्रैल 2022 है। यकम अप्रैल 2022 जिस दिन आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। Zimbabwe Limited has planned to shut down its factory in Karachi on 31st December 2022। इन्होंने ये फैसला किया कि 31 दिसंबर 2022 को यानी आज से 9 माह बाद वो फैक्ट्री क्लोज करेंगे। आज क्या डेट है? यकम अप्रैल 2000 और किस डेट को फैक्ट्री बंद होनी है? तो आज से 9 माह बाद। ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ शट डाउन all skilled labor employed in the Karachi factory resigned in protest effective from 31st March। यानी जिस दिन आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उससे एक दिन पहले पीछे वो कहता है आपकी सारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर और सारी लेबर जो है ना, स्किल्ड लेबर, उसने फैक्ट्री से रिजाइन कर दिया है एक दिन पहले। यानी वो आपको अभी हिस्ट्री बता रहा है 31 मार्च वाले दिन आपकी सारी स्किल्ड लेबर ने रिजाइन कर दिया। जब आपका रिजाइन हुआ तो ये जो अगले 9 माह में आपने चलाना था वो फैक्ट्री को, वो चला पाएंगे? तो आगे वो कहता है दिस हैज raised concern about the factory's ability to continue operation for rest of the year। रेस्ट का मतलब है जो आपने अगले 9 मंथ्स फैक्ट्री को ऑपरेट करना था, आप अगले 9 मंथ्स फैक्ट्री को ऑपरेट यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉर 2022 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ। इन्होंने जो ओरिजिनल बजट बनाया था ना, जब ये फैसला किया था कि 9 माह चलाएंगे, तो ये 9 माह का ये बजट था। ये डाटा अब सारा वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा? क्योंकि लेबर चली गई है, आपका ये जो ओरिजिनल प्लान है ये यूजलेस है। लेकिन इससे आपका नया डाटा कंपाइल करने में मदद तो मिलेगी। लेकिन अब आप 50,000 यूनिट किसी केस में बेच नहीं सकेंगे क्योंकि नीचे जाके उसने चेंज बताया हुआ है। समझ आ रही है? जब आपने ये फैसला किया था कि हम दिसंबर में बंद कर देंगे, तो उस वक्त जो आपने ओरिजिनल प्लान 9 माह का बनाया था वो ये था कि आप 50,000 यूनिट की प्रोडक्शन करेंगे और आपकी सेल ये होगी, डायरेक्ट मटेरियल ये होगा, लेबर, वेरिएबल एंड सो ऑन। अब इसका नीचे उसने ये सारा ब्रेकअप दिया हुआ है। ये सारा ब्रेकअप उसने इसी का दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन में कॉन्ट्रेक्चुअल सेल टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम का कितने परसेंट होता है? यानी ये जो टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम है इसका 75% कॉन्ट्रेक्चुअल सेल है। और वो कहता है पेनल्टी से बचने के लिए ये पहले फुलफिल की जानी है। पेनल्टी से बचने के लिए ये पहले क्या की जानी है? तो अगर मैं इसका 75% करूं तो कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कंपलसरी सेल कितनी आती है? 37,000। तो बाकी यूनिट क्या बचते हैं? 12,500। ये ओरिजिनल बजट में ऐसे था। जब आप नया प्लान बनाएंगे तब भी 37,500 तो बनाने ही बनाने हैं, वो आपकी कंपलसरी सेल है। कहता है सेलिंग प्राइस जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सेल की, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, इसकी जो सेल प्राइस है वो 20% कम है नॉर्मल प्राइस से। नॉर्मल प्राइस नहीं पता हमें, नॉर्मल प्राइस से 20% कम है। और कहता है अदर कस्टमर जो है इनको, ये वाले जो अदर कस्टमर है इनको कंपनी 5% क्या देती है? ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पर सेल प्राइस ही नहीं पता कि सेल प्राइस क्या होगी। जब तक आपके पास सेल प्राइस नहीं आती आपको आगे भी मसला पैदा होना है। कब मसला पैदा होना है? जब हमने कंटिन्यू ऑप्शन को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर दो तरह की सेल है। इसके अंदर कितनी तरह की सेल है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल सेल और दूसरी कौन सी है? नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल या अदर सेल। तो जब भी दो तरह की सेल हो ना तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए कि पहली तरह की सेल इंटू पहली तरह के यूनिट प्लस दूसरी तरह की सेल प्राइस इंटू, ये इक्वेशन होती है इज इक्वल टू टोटल सेल। तीन तरह की सेल होगी तो ये ब्रैकेट 3 दफा आ जाएगी। अब मेरे पास नॉर्मल सेल प्राइस भी नहीं है, डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली सेल प्राइस भी नहीं है, और ये 20% की जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस है कम, वो भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा और उस इक्वेशन में मैं नॉर्मल सेल प्राइस को रखूंगा x। नॉर्मल सेल प्राइस क्या है? x। अब बताएं जी,
जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल है 37,500 यूनिट्स हैं इनटू नॉर्मल सेल प्राइस, और ये कितने % डिस्काउंट पे बिक रही है? 20% कम पे, तो 80% प्लस 12,500 यूनिट इनटू नॉर्मल सेल प्राइस, और कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 5%। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस x है तो x रख के सॉल्व कर लें। नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपकी आ सकती है, ये 0.8 क्यों लिया मैंने? उसने कहा था नॉर्मल से 20% कम, और ये 0.95 क्यों लिया है? 5% कम। तो अब नॉर्मल सेल प्राइस निकाल लो, बाकी सेल प्राइसेस आपके पास ये आ जाएंगी, डिस्काउंटेड भी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी और ये वाली भी आ सकती है। बताओ जी क्या आती है नॉर्मल सेल प्राइस? नॉर्मल सेल प्राइस को हम x रखेंगे अब, 37,500 x इंटू 0.8 प्लस 12,500 x इंटू 0.95। ये डॉट इंटू को शो करता है। अब आप देख लें क्या आता है, x की फिगर आपने निकालनी है जो भी आती है। नहीं जा रही? नॉर्मल सेल प्राइस कितनी आती है? करो इक्वेशन सॉल्व और मुझे बताओ नॉर्मल सेल प्राइस कितनी आएगी। नॉर्मल सेल प्राइस कितनी आती है? 2,000 आ रही है नॉर्मल सेल प्राइस, और कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस फिर क्या आएगी? कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस क्या आएगी? 2,000 का 80%, 1,600 रुपए पर यूनिट। और जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस होगी 2,000 का 95%, 1,900 रुपया पर यूनिट। जरा क्रॉस चेक भी कर लो कि इसके अंदर 1,600 इंटू 37,500 हुआ है जमा 1,900 इंटू 12,500 हुआ है। चेक कर लो, यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आपका गलत है। फिर 1,600 इंटू 37,500 हुआ है जमा 1,900 इंटू 12,500, बिल्कुल वही आ रही है 83,750। इसका मतलब है हमने प्राइसेस सही निकाली है, हमारे पास प्राइस होनी चाहिए। क्यों निकाल रहा हूँ प्राइस, क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि हमने जब कंटिन्यू ऑप्शन को सॉल्व करना है तो हमारे पास प्राइस का होना जरूरी है। अगर एक तरह की सेल प्राइस होती ना तो मैंने ऐसे करना था, तो एक तरह की सेल 83,000 डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट करता तो वो सेल प्राइस आ जानी थी। अब नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि वो एवरेज प्राइस आएगी, वो एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं आएगी। अगर वो कहता कि सिर्फ एक ही तरह की सेल है तो मैं 83,350 750 को 50,000 पे डिवाइड कर देता। अब क्योंकि दो तरह की सेल है, जब दो तरह की सेल होती है फिर इक्वेशन बना लेते हैं। जब दो तरह की सेल हो क्या बना लेते हैं? इक्वेशन। तीन तरह की हो, चार तरह, जितनी मर्जी हो, सिर्फ एक तरह की सेल हो फिर आप कर सकते हैं टोटल सेल डिवाइड बाय सेल यूनिट्स, तो सेल प्राइस आ जाएगी। आगे चले, वो क्या कहता है? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था? क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाले दिन कितना पड़ा हुआ था? रॉ मटेरियल का स्टॉक 10,000 केजी का था और जिसकी कॉस्ट क्या थी? 3.4 मिलियन। ये जो 3.4 मिलियन है ये तो माजी की संक कॉस्ट है इन्वेंट्री की। तो 10,000 केजी पड़ा हुआ है। जो ये ऊपर मटेरियल आया होता है ये पड़ा हुआ नहीं होता है, ये यूज्ड पोर्शन आया होता है। समझ आ रही है? जो आपने ओरिजिनल प्लान बनाया था उसमें आपने कहा था हम 36,000 रुपीज का मटेरियल यूज करेंगे 50,000 यूनिट को बनाने पर, लेकिन ये प्लान डिस्टर्ब हो गया आपका। तो 10,000 केजी पड़ा है। अब अगर तो आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो आप इसको यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, बंद करेंगे तो फिर इसका कुछ अरेंजमेंट है। उसके अलावा 2500 डिफेक्टिव यूनिट पड़े हैं जिनकी कॉस्ट 3.05 मिलियन है, नहीं आएगी। लेकिन ये कितने के स्क्रैप हो सकते हैं?
तो ये 100 रुपया स्क्रैप वैल्यू उसका बेनिफिट आ जाएगा जिस भी आप ऑप्शन में करें, लेकिन ये डिफेक्टिव यूनिट आम यूनिट नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यू करें या बंद करें प्रोडक्ट, ये आपने बेचना ही बेचना है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल है। ये 10,000 का ट्रीटमेंट हमें करना है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे वो कहता है क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में ये बिकने बिकने हैं, डिफेक्टिव यूनिट पड़े नहीं रहते। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं जनाब? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे 12,000 के, इसको जरा मैं अलग अलग करूँ, 12 मिलियन, 3 सिफर कॉमन है। इसमें कहता है इसमें डेप्रिसिएशन कितने मिलियन की शामिल है, नॉन कैश होती है, और टेक्निकल फी आपने दे दी हुई है पेड एडवांस। हाँ जी, ये पहले ही दे दी हुई है, टेक्निकल फीस ऑलरेडी पेड है। एडवांस का मतलब है जब यकम आया होगा ना, ये जो भी डेट 31 मार्च या यकम अप्रैल, उसी तारीख को आप दे चुके हो, उससे पहले ही। आगे चलें, रिमेनिंग अमाउंट में फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी है 9 माह की, तो कितनी सैलरी है फैक्ट्री सुपरवाइजर की? तो फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, फॉर 9 मंथ्स, ये नॉन कैश है, ये संक कॉस्ट है क्योंकि ऑलरेडी पे कर दी है, और ये वाली जो कॉस्ट है ये भी यहाँ पे कर दिया, ये सैलरी है। कहता है रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगी, रिमेनिंग अमाउंट, सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है हमें पता है, हाँ जी, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है, देनी देनी होती है, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। बाकी कहता है जो भी बचेंगे वो एलोकेटेड जर्नल ओवरहेड्स होंगे। जी, एलोकेटेड जर्नल कितने आते हैं ये? 47। अच्छा, ये फिक्स्ड ओवरहेड का ब्रेकअप दिया है। आगे चले, वो कहता है सेलिंग एक्सपेंस जितने भी हैं, कितने हैं जी सेलिंग एक्सपेंस? 8200 के, वो वो भी सैलरीज हैं, वो भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। और ये कितने सेल ऑफिसर की या सेलमैन की सैलरीज हैं, जो कि आपके अपने नहीं है बल्कि आपने थर्ड पार्टी से हायर किए हुए हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा? 31 दिसंबर 2022 को एक्सपायर होगा। हाँ, ये सैलरियां भी अगर आप एक्सपायर, अगर आप उनको बंद करते हैं तो एक अलग बात है, नहीं करते तो ये सैलरी आपने देनी देनी है। प्लांट एंड मशीनरी 15 मिलियन की आपकी, वो तो संक है, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू क्या है? अगर आप आज बेचें तो वो प्लांट एंड मशीनरी कितने की बिकेगी? 2.8 मिलियन की। ठीक है जी, आ जाए जनाब, ये सारा डाटा उसने आपको दिया है। अब ये प्रपोजल दे दिए दोनों, यकम अप्रैल को। प्रपोजल नंबर 1 क्या है कि फैक्ट्री को अभी बंद कर दिया जाए और उसको क्या दे दिया जाए, किराए पे। तो फैक्ट्री जब बंद करोगे तो रेलेवेंट इनकम आएगी 9 माह का, तो ये रेलेवेंट इनकम 20 मिलियन है। आगे क्या होगा, कहता है 3.8 मिलियन की पेनल्टी पड़ेगी। क्या पेनल्टी पड़ेगी, क्यों देकर देनी पड़ेगी? क्योंकि आप अपनी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, यानी वो जो कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट करने थे ना, ये वाले क्या नाम है, क्लोज करने के केस में आप वो नहीं मीट करेंगे तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 38 लाख की। ये शटडाउन में पेनल्टी रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। ये रेलेवेंट इनकम है और ये रेलेवेंट क्या आ जाएगी, कॉस्ट। कहता है जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो किसी और फैक्ट्री में यूज हो सकता है। हमने कहा था ना, जो रॉ मटेरियल पड़ा और उसका कोई इस्तेमाल ना हो, वो कहीं और यूज हो सकता है। तो वो कहता है इस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 9,000 केजी रीटा में। पड़ा कितना होगा वैसे, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 का 10 नहीं कन्वर्ट होगा, 9,000 केजी में कन्वर्ट होगा। रीटा कोई एक प्रोडक्ट है, ये क्या है, उसमें कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको वो 140 रुपए पर केजी ऑफ इनपुट का मतलब है 10,000 केजी को प्रोसेस करेंगे तो 9,000 बनेगा। तो 10,000 केजी पे कॉस्ट आएगी कि फर्दर प्रोसेसिंग की या उसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट है। यानी वो कह ये रहा है कि 10,000 केजी जो पड़ा हुआ है स्टॉक, वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका रीटा की जगह यूज हो सकता है। रीटा मार्केट में कितने का अवेलेबल है? मैंने कहा था जब आप किसी रॉ मटेरियल की जगह पड़े हुए मटेरियल को यूज करते हैं तो जो जिसकी जगह यूज कर रहे होते हैं उसकी परचेज कॉस्ट बढ़ जाती है कि सेव हो जाती है? तो इसकी रीटा की परचेज कॉस्ट सेव होगी, और हम पड़े हुए मटेरियल को रीटा की जगह भी अब यूज करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट है। ऑल्टरनेटिवली वो कहता है ये जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ना, ये ओपन मार्केट में कितने का स्क्रैप हो सकता है? तो अब आपने इसकी वो जो रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल है वो अप्लाई करने हैं कि हम रॉ मटेरियल को सेल करें या पड़े हुए रॉ मटेरियल को किसकी जगह यूज करें। जी, आगे चलें, नेक्स्ट आ जाए। कहता है एक एनी अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी, एन अमाउंट इक्वल टू
12 month salary would have to be paid to factory supervisor. अगर आपने फैक्ट्री बंद की, अगर आपने फैक्ट्री बंद की तो फिर आपको 12 माह के बराबर सैलरी देनी पड़ेगी। कितने माह के बराबर? तो 9 माह के बराबर तो सैलरी हम पहले भी दे रहे हैं। ये देखें, ये वाली 9 माह की सैलरी है। ये 3600 जो है ये कितने माह की सैलरी थी? अगर आपने फैक्ट्री बंद की तो आपको 12 माह की देनी पड़ेगी, एडिशनल 12 माह नहीं, टोटल 12 माह की। तो इसका मतलब है 9 माह की सैलरी जो है वो 3600 है। 12 माह की सैलरी कितनी बनेगी? 3600 तकसीम 9 ज़रब 12, 4800। हमने देखना है एडिशनल सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। एडिशनल वाली यानी आप कह सकते हैं 3 माह की इंक्रीमेंटल सैलरी क्लोज करने में रेलेवेंट होगी। यानी अगर आप चलाते रहें तो 9 माह की सैलरी, अगर बंद कर दें तो 12 माह की सैलरी, जिसमें 3 माह की सैलरी इंक्रीमेंटल है, वो रेलेवेंट होगी। आगे वो कहता है अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। ये जो सेल ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट था ये वाला, जिसमें आपने 8200 दे रहे थे आप, ये वाला जो आपने सेलमैन बाजार से हायर किए हुए थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होना था? 31 दिसंबर को। वो कहता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जल्दी टर्मिनेट कर दिया और उनको फारिग कर दिया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी कितने परसेंट? 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो आपने 9 माह में देनी थी उसका 30%। तो 8200 का 30% करें क्या आता है? 24। आपने ये पेनल्टी देनी है। समझ आ रही है? यानी अगर आप उसको चलाएं तो 8200 देंगे, अगर ना चलाएं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। आगे वो क्या कहता है? ऑल्टरनेटिवली, अगर आप पेनल्टी दे के उनको फारिग नहीं करना चाहते, दिस स्टाफ कैन बी यूटिलाइज्ड इन फैक्ट्री लाहौर। हम कराची की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो वो कहता है यही वाले सेल के स्टाफ लाहौर में यूज हो सकते हैं। लाहौर में जब आप यूज करेंगे इसका मतलब है अर्ली टर्मिनेशन की फिर जरूरत। और वो कहता है इसकी वजह से आपको उन्हें रीलोकेशन का, यानी कराची से लाहौर शिफ्ट होने का खर्चा कितना करना पड़ेगा? 2 मिलियन। यानी आप ये कह सकते हैं कि या तो उनको फारिग कर दें, फारिग करके कितने पैसे दें? 2460। फारिग करके कितने पैसे दें? या फारिग ना करें बल्कि लाहौर शिफ्ट कर दें। और जब लाहौर शिफ्ट करेंगे तो 2 मिलियन की रीलोकेशन का उनको ट्रांसफर का। अब आपने देखना है कम खर्चा कहाँ पे पड़ रहा है, वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, या उनको फारिग कर दें या उनको शिफ्ट कर दें। नहीं समझ आ रही? या फारिग कर दें या उनको शिफ्ट कर दें। तो जब आप शिफ्ट करेंगे या फारिग करेंगे, दोनों में से देखना कम खर्चा कहाँ पड़ रहा है। पेनल्टी भी ये कॉस्ट है, रीलोकेशन का खर्चा भी आपका कॉस्ट है, दोनों में से विच एवर इज लो। आगे वो कहता है अगर हम कंटिन्यू करते हैं 9 मंथ्स के लिए तो हमें स्किल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करनी पड़ेगी, परमानेंट लेबर नहीं। क्या हायर करनी पड़ेगी? तो जो ऑटम 15 वाला सवाल है उसी की डिटो कॉपी है काफी हद तक, जो ऑटम 15 का लास्ट टाइम आप कर रहे थे। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट वाली जो लेबर है ना वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकती, यानी वो जो आपने 50,000 यूनिट का बजट बनाया हुआ था वो पूरी नहीं कर सकती। वो कितने यूनिट बना सकती है? वो कहते हैं वो सिर्फ 9 माह में 45,000 यूनिट बना सकते हैं। कितने? तो अब आप जब 45,000 यूनिट बनाएंगे तो इसमें कंपलसरी सेल जो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है 37,500 तो बनानी बनानी उसने कहा था। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल होगी और अदर सेल कितनी होगी? 7,500। जब आपने 50 बेचने का प्लान किया था तब भी 37,500 और 12,500 का था। लेकिन अब ये वाला प्लान तो फुलफिल नहीं हो सकता। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट की लेबर इतनी तजर्बाकार नहीं है कि वो 50,000 ही 9 माह में बना ले। वो कितने यूनिट बनाएंगे 9 माह में? आगे जो आप स्किल्ड लेबर हायर करेंगे उसको 500 रुपए पर आवर का रेट देंगे, ये वेजेस रेट है। और ट्रेनिंग ना होने की वजह से आपकी जो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है वो 5% क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमारी जो वेरिएबल ओवरहेड की पुरानी कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रही है 11,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करो तो पर यूनिट आ जाएगी। 11,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करो तो पर यूनिट आ जाएगी। और उसमें 5% का इंक्रीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5% का इंक्रीज। हाँ जी, लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, कहता है अगर आप ये इजाफा नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं ये इजाफा ना हो तो आप अपनी लेबर को क्या दे दें? ट्रेनिंग दे दें। कितने की ट्रेनिंग दे दें? अगर आप ये इजाफा नहीं चाहते कि ये वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो
तो आप अपनी लेबर को क्या दे दें। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, या तो अपनी स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी है 0.45 मिलियन का मतलब क्या है 450, या अगर ट्रेनिंग नहीं देना तो इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड बियर कर लें। अब इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड कैसे आएंगे, पुराने वेरिएबल ओवरहेड 11 मिलियन है जो कि 50,000 यूनिट पे थे, अब जो 45,000 यूनिट पे होंगे और 5% एक्स्ट्रा, 5% इंक्रीमेंटल, जी वो कितनी कॉस्ट आती है। जो पहले आते थे उसको इंटू 1.05 क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं अब आपने देखना है कि आपका खर्चा कम कहाँ पे है। यानी आप वर्कर को ट्रेनिंग दे दें और पुरानी वाली कॉस्ट ही बियर करें। पुरानी वाली का मतलब जो पर यूनिट पुरानी नहीं थी उतनी आपको पड़ेगी। आप अपने वो जो स्किल्ड लेबर को नई को हायर किया उसको ट्रेनिंग देने पर इक्तफा करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का खर्चा कम है और इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड बियर करने का खर्चा ज्यादा है। समझ आ रही है उसने क्या कहा है, उसने कहा है या तो स्किल्ड लेबर को बगैर ट्रेनिंग के चलाओ तो 5% वेरिएबल ओवरहेड बचेंगे, या ट्रेनिंग दे दो। अब दोनों कॉस्ट में से आप देखेंगे आपको एडिशनल कॉस्ट कहाँ कम पड़ रही है। 1 कंपेरेबल ही नहीं है इससे, एडिशनल कॉस्ट को एडिशनल से कंपेयर करना है। अगर आप 1.05 करेंगे इसका मतलब है आपने कंफर्म कर लिया कि हमने इजाफा ही बियर करना है। नहीं समझ आ रही, एडिशनल कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है, तो आप वेरिएबल ओवरहेड का भी जो एडिशनल पोर्शन है वो कंपैरिजन में लाएंगे, नहीं तो वो तो बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएगी। अगर मैंने ऐसे कर दिया ना जो आप कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 45,000 और इंटू 1.05, तो वो ये इजाफा शामिल करने के बाद बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाएगी। तब भी फिर आपकी ट्रेनिंग ही रिकमेंड होगी, गलत ही आ जानी है, ट्रेनिंग करो। लेकिन ये गंदा कंपैरिजन है, क्यों, एक चीज आप इजाफे वाली ले रहे हो, दूसरी कॉस्ट आप इजाफा प्लस पुरानी भी पूरी ले रहे हो कंपैरिजन में, तो वो लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। नहीं समझ आई, आगे समझ, आगे चलो। मैं वैसे लूंगा वैसे ही, अगर मैंने ये इजाफा करना होता तो मैंने टेबल में 1.05 करके लिखना था, लेकिन अब मजबूरी है कि वो ट्रेनिंग का खर्चा कम है। आगे कहता है जो भी आपने गुड्स बनानी है, यानी ये जो 45,000 यूनिट बनाने हैं ये आपने बैचेस में बनाने हैं। कितने बैचेस में बनाने हैं, 3,000 बैचेस में, तो आपको 45,000 यूनिट बनाने में कितने बैचेस बनाएंगे आप। और ये लेबर नहीं रखी है तो इनका लर्निंग कर्व होगा, उसने लर्निंग कर्व का डाटा दिया, तो 15 बैचेस है, पहले बैच का टाइम 27:50 है, ये दिया हुआ है आपको। लर्निंग इफेक्ट 90% है और ये कितने बैचेस तक अप्लाई होगा, इसका मतलब है कि पहले 5 बैचेस तक लर्निंग है, जो 5वें बैच का टाइम होगा वो रिमेनिंग 10 बैचेस पे अप्लाई होगा। और वेजेस रेट ऊपर दिया हुआ था 500 रुपए पर आवर। अब इसमें जो लेबर आवर है वो लर्निंग इफेक्ट से आएंगे, तो डिसीजन मेकिंग में लर्निंग कर्व भी आ गया। मैंने कहा हर दफा आता है, ये जरूरी नहीं है कि ये लहदा है, किसी भी सवाल में जबरदस्ती आ सकता है। अगर आप फैक्ट्री को कंटिन्यू करते हैं ना, तब आपका जो प्लांट बिकेगा 31 दिसंबर को, वो कितने का बिकेगा, यानी अभी प्लांट बेचते तो बिकना था 2.8 मिलियन का, और अगर आप फैक्ट्री को चला के प्लांट बेचोगे तो 2.8 मिलियन के 80% पे बिकेगा कितना, 22,40,000। अब या तो आप इसकी सेल वैल्यू लिख लें, या मैंने आपको कहा था बेनिफिट जहां जितना बेनिफिट है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लें, तो बेहतर है सेल वैल्यू लिख लें। मैंने कहा था दोनों सोल्यूशन ठीक है। हाँ जी, बात समझ आती है। मैं इसमें पहली ऑप्शन कौन सी सॉल्व करूंगा, कॉन्टिन्यू वाली, फिर कौन सी करूंगा, शट डाउन वाली। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है। बनाए जी टेबल, और कंटिन्यू की जो ऑप्शन है उसमें फर्दर ऑप्शंस कोई नहीं है, एक ही है। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे कंटिन्यू ऑप्शन, और कंटिन्यू ऑप्शन में आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, 45,000 और
शट डाउन ऑप्शन। मैंने कहा था कंटिन्यू ऑप्शन में कुछ नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट एक बनानी है बस। लेकिन वो इनकम स्टेटमेंट कौन से प्रिंसिपल पे बनेगी? रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो मैं जरा जो आसान आसान चीजें हैं वो पहले लिखूंगा। तो रेलेवेंट इनकम में सेल रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, अलग अलग लिखूंगा, आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। सेल रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, जो कि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद सेल रेवेन्यू ऑफ अदर कस्टमर्स, वो भी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। सेल रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स ही लिख लेते हैं, सही रहेगा। सेल्स रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स और सेल रेवेन्यू ऑफ अदर कस्टमर, लेकिन वो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? डैश। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं तो मेन इनकम हमें क्या नजर आ रही है? रेंटल इनकम। वो यहाँ नहीं आएगी, डैश। अच्छा, और कौन सी इनकम नजर आ रही है? स्क्रैप प्रोसीड्स ऑफ मशीन, स्क्रैप प्रोसीड्स ऑफ मशीन। अच्छा चलो यहां तक डाटा लिखे पहले। कितना सेल रेवेन्यू आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स का? मैंने ऊपर बताया आपको सेल प्राइस कितनी थी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली, है जी? कॉन्ट्रेक्चुअल वाली की सेल कितनी थी? 1600। 1600 रुपए पर यूनिट, 1600 रुपए पर यूनिट इंटू 37,500 यूनिट्स। अब मैं दोबारा दोबारा वर्किंग नहीं कर रहा, आपने वर्किंग खुद कर लेनी है। 1600 से आया W1 कह के, मैंने एक क्वेश्चन बना के सेल प्राइस निकाली थी ना। और अदर कस्टमर की सेल कितनी है? 1900 रुपए पर यूनिट इंटू 45,000 में से लैदा करो 7,500। जी बताएं जी कितना? थाउजेंड्स कॉमन लेके जी 60,000। 14। रेंटल इनकम कितना आ जाएगा? 20 मिलियन का है उसमें, तो 20 मिलियन का मतलब 20,000। चलो ये तो ठीक था। स्क्रैप प्रोसीड्स कितने आएंगे? अब जो जो चीज आप लिखते जाएंगे उसके मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। अच्छा, अभी रेलेवेंट इनकम में हम जगह छोड़ देंगे, बाद दफा ऐसा भी होता है कोई और रेलेवेंट इनकम भी आ जाती है। अब आपकी मर्जी है कि आपने, देखें मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आपने लिखना है कि नहीं लिखना। जैसे स्क्रैप प्रोसीड्स ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, हाँ। अब बाज दफा ना रकम सेम दोनों तरफ आ रही होती है, जो रकम दोनों तरफ आ रही हो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर डिफरेंट हो तो नहीं छोड़नी, अगर चेंजेस हो तो छोड़ नहीं छोड़नी, और अगर सेम हो तो आपकी छोड़ सकते हैं। अब ये जो डिफेक्टिव यूनिट उसने दिए हुए थे, उनको स्क्रैप करने से जो भी प्रोसीड्स आएंगे वो इधर भी सेम है, इधर भी है। लिखना चाहे लिख दें, छोड़ना चाहे तो दोनों में छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अनअवॉइडेबल है, कॉस्ट नहीं, अनअवॉइडेबल बेनिफिट है। दोनों केसेस में मिलना है, चाहे हम फैक्ट्री बंद कर दें चाहे फैक्ट्री चलाएं। तो इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। नेट ऑफ करके क्या मतलब? मैंने आपको कहा कि जो जहां आ रही है वो वहीं लिख लो इस टेबल के मुताबिक। अब नेट करके अगर वो फर्क होती फिर लिखते ना, फिर अगर आपकी मर्जी है नेट करके लिख सकते हो। हम वैसे जो टेबल बना रहे हैं, हमने कहा था जो जहाँ का बेनिफिट है वो वहीं लिख लो, नेट ना करो जी। तो बात ठीक है, कोई मसला नहीं। ये देखें, ये तो आपकी मर्जी है, आप आजाद हैं, जैसे मर्जी प्रेजेंट करें। यहाँ ना लिखें, आप वहां नोट दे दें कि दोनों में आने वर्डेबल है, दोनों में वो नहीं फर्क ना पड़ना। आप यहाँ पे भी लिखो, बस क्या होगा आपका नीचे टोटल बढ़ जाएगा, और दोनों तरफ उतनी अमाउंट से टोटल बढ़ेगा। ये लिखने से क्या होगा? जो मेरा नीचे आंसर आएगा ना, इधर और इधर दोनों में उतनी अमाउंट से टोटल बढ़ेगा। तो फायदा क्या लिखने का? बाकी आप लिख भी सकते हैं, अगर आप लिख देंगे तो नंबर कोई नहीं कट रहे। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, स्क्रैप प्रोसीड नहीं लिखे, सॉरी मैंने। पहले केस में कितने थे? अगर हम बेचते हैं फैक्ट्री ओ अभी बंद करते हैं तो मशीन बिकेगी, अगर बंद करते हैं तो 2800 की बंद करने में। और अगर चला के 31 दिसंबर को बंद करके बेचते हैं, 31 दिसंबर को, तो 2800 का 80%।
22-40, तो 2-4 लाइनें छोड़ के अब रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे 22-40। यहां तक जो मसाइल है पूछे जी, बना लिया था ये फॉर्मेट, बना लिया था 22-40। अच्छा, अब इसमें आगे चलें, 1-2 लाइनें छोड़कर हम रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे और पहले कंटिन्यू करने की या साथ साथ जो आसान लगेगी वो लिख देंगे। जी कर सकते हैं, बस खत्म, करो। देखिए अब आप कहती हैं कि जो दूसरा ट्रीटमेंट है मैं वो करूंगी, तो करो, कोई मसला नहीं। मैं वो करता फिर आपने कहता स्क्रैप वैल्यू ना लिख दें, इसे पासे तो साथ में रहने दो ना। हाँ मैंने ये दोनों बता दिया, आप जो मर्जी करें। अब ये सवाल नहीं पूछना, बोंगा सवाल है फिर, ठीक है। अभी इन्होंने पूछ लिया, फिर आपने दोबारा पूछ लिया, अभी तो पूछा उस बच्चे ने। तो फिर ठीक है ना, अटेंटिव रहो। ये पहले भी बात हो चुकी है कि स्क्रैप पिछली क्लास में भी बता दिया है, तो वो एक ही बात बार बार करने का मतलब है कि हमें नहीं समझ आ रही। नेक्स्ट आ जाए जी, रेलेवेंट एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे चलाने का? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की हायर करनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर। उसके अलावा जब आप चलाएंगे तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उनकी कॉस्ट, और आगे आते हैं जी वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद और क्या है जी, कोई भी एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड जो होंगे, कोई भी एडिशनल सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा जी, किसी किस्म की कोई पेनल्टी कॉस्ट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोई पेनल्टी हो, वो शट डाउन में पड़नी है। हाँ, रीलोकेशन के एक्सपेंसेस, रीलोकेशन के एक्सपेंसेस, और क्या है, बस। चले मोटी मोटी चीजें ही लिखते हैं, बाद में देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, लेबर की कॉस्ट लर्निंग कब से, वर्किंग टू, लेबर की कॉस्ट लर्निंग कब से, तो 500 रुपए पर आवर थी लेबर की कॉस्ट। मटेरियल को सबसे आखिर में लिखूंगा, 500 रुपए पर आवर इनटू लेबर आवर्स। तो ये वर्किंग टू है। लर्निंग कब से निकाले, लेबर आवर कितने निकलते हैं, निकालो भाई। लर्निंग कब से लेबर आवर निकालो, पहले बैच पे 27-50 घंटे लगने थे, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 कर रहा हूँ। वर्किंग 1 किस चीज की थी, वो जो सेल प्राइसेस अलग की थी, ये वर्किंग 1 थी हमारी। मैंने नीट नहीं लिखी, ये गंदी मंदी से लिखी है, ये जो सेल प्राइसेस थी। वर्किंग 2 किस चीज की कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालो विद लर्निंग इफेक्ट। जी, तो पहले 5 बैचेस के लिए सॉल्व करना है, फिर 4 बैचेस के लिए सॉल्व करना है। पहले बैच का टाइम 27-50 घंटे है, इंटू 4 बैचेस इंटू 5 बैचेस और रेस पावर माइनस इंडेक्स ऑफ लर्निंग कितना है, माइनस 0.152। ये पहला कॉलम नंबर ऑफ बैचेस का है, दूसरा कॉलम किस चीज का था, एवरेज टाइम पर बैच। अब जिसका ये गलत है तो फिर मुश्किल हो जाएगी फिर। तो मेरे पास ये आ रहा है 222 7.51।
21.22 आवर्स पर बैच। उसके बाद टोटल टाइम निकालना होता है। टोटल टाइम आता है 4 बैचेस का 89.04 आवर्स। टोटल टाइम 5 बैचेस का क्या आता है 10 और 5वें बैच का इंक्रीमेंटल टाइम 18। तो ये आपका लर्निंग कर्व वाला टेबल था। अब छापा लगा रहे हैं लोग। तो जिसको ये नहीं आता अब उसका फिर पास होना इम्पॉसिबल है। मैं बता दूं वजह, जब आपने एक चीज बार बार आनी और आपको आती नहीं और आप छापा लगा रहे हैं तो फिर आप ये बात ज़हन में रखें कि आपका पास होना फिर मुमकिन नहीं है अगर आप हर दफा छापा ही लगाएंगे तो। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आखिरी मंथ में मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है ना, टाइम कम है जी। तो पहले 5 बैचेस का टोटल टाइम क्या आएगा? पहले 5 बैचेस का टोटल टाइम 10। नेक्स्ट 10 बैचेस का टोटल 15 बैचेस हैं। अगले 10 बैचेस पे 1856.06 घंटों के हिसाब से 18560.6 29326.7 ये लर्निंग कर्व से घंटे आ गए। 29326 जो इधर नहीं आएंगे इधर आएंगे इंटू 500। तो अगर मैं थाउजेंड्स में लिखूं तो 1466.3.35 1466.3.35। हाँ जी, ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी थी ये मैंने कंपैरिजन किया था यहाँ पे 450। बल्कि ये मैं वर्किंग इधर कर लेता हूँ उठा के नीचे जाना पड़ेगा। ये वर्किंग उठाने लगे हैं ये हमने यहाँ पे जो की थी। हाँ जी, ये वर्किंग नंबर 3 बनेगी। वर्किंग 3 ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग वर्सेस इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इदारे के लिए फायदेमंद है। हाँ जी, अगर ट्रेनिंग कॉस्ट बियर करें तो 450 और अगर इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड बियर करें तो वो कितने हैं 495। तो लोअर ऑफ, हाँ जी, कंपनी इन दोनों में से लोअर ऑफ पे जाएगी। जिसका मतलब है कंपनी क्या करेगी 4,50,000 की अपनी वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हायर किया उसकी ट्रेनिंग। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आएंगे अब? वेरिएबल ओवरहेड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड थे उनमें इजाफा कोई नहीं हुआ। 11,000 यानी 11 मिलियन के थे, डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स थे और इंटू 45,000 यूनिट्स। जी 99 कोई इंक्रीज नहीं किया मैंने। 9900 चेक करें जी, 9900। और कोई एडिशनल फिक्स? अब मैं जरा एक दफा जायजा ले लूं कि मैंने किस किस पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लिया है। पॉइंट 1 ट्रीट हो गया है। पॉइंट नंबर 2 में ये रॉ मटेरियल वाला पॉइंट रह गया है फिलहाल। फिक्स्ड ओवरहेड में से ये टेक्निकल फी नहीं लिखनी, टेक्निकल फी नहीं लिखनी, इसका नोट दे देंगे।
सैलरी जो पुरानी सैलरी है फैक्ट्री सुपरवाइजर की वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बंद करने में एडिशनल सैलरी देनी थी, हाँ जी, तो इसमें मैं क्या लिखने लगा हूँ, एडिशनल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। क्या लिखने लगा हूँ, एडिशनल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। एडिशनल सैलरी क्लोज करें तो 3 माह की देनी पड़ेगी, तो कितनी थी, 3600 है जी, 3600। बल्कि मैं आपके सामने पहले प्रेजेंट कर दूं, हाँ जी मैं बताता हूँ। अगर आप इधर लिखें तो 3600 लिखेंगे पूरा, इधर लिखें तो डैश, और साथ 1200, ये सैलरी। बल्कि ये 9 माह की सैलरी तो देनी देनी है, 3 माह की है, ये होना था। हाँ, ये अगर मैं लिखता, उसने क्या कहा था, अगर आप चलाते हैं तो 9 माह की, अगर बंद करते हैं तो कितने माह की सैलरी, 12 माह की। 9 माह की ये होगी, 3 माह की ये होगी, तो बेहतर है ये ना ही लिखे, ये 3600 ना ही लिखे, टाइम ज़ाया ना करें। वो एक्चुअली ये 3600 इसलिए नहीं आना, एडिशनल सैलरी 1200 की आनी, समझ आ रही है आपको। ये 3600 दो दफा लिखा है समझाने के लिए कि आपने अगर बंद करते तो आपको 12 माह की सैलरी देनी पड़नी थी, 9 माह और 3 माह, और अगर आप चलाएं तो सिर्फ कितने माह की, तो मैंने नहीं नहीं 9 माह की, तो ये मैंने 9 माह वाली जो 3600 है वो नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, समझ आ रही है। हाँ अनअवॉइडेबल है असल में, तो मैं हर वो कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल है वो उड़ा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो फिर तो वो आपको टेक्निकल फी भी दोनों कॉलम में लिखनी पड़ती, वो फिर ऐसे टाइम का ज़ाया है, वो अब आप उनका नोट दे देंगे। तो ये मैं इसीलिए वो जो 3600 की सैलरी थी वो नहीं लिख रहा, एडिशनल सैलरी लिख रहा हूँ, वो भी सिर्फ शट डाउन में 1200। कैसे आया ये 1200, 3600 डिवाइडेड बाय 9 तक इंटू 3, ये लो। हाँ जी, अब ये जो सेलिंग एक्सपेंस है इसके बारे में क्या था, एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस के बारे में क्या था। अगर आप फैक्ट्री बंद करते हैं, हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में वर्किंग नंबर 4 है। सेलिंग एक्सपेंस के मुतालिक क्या था, अगर हम सेल फोर्स को, अगर हम क्लोज करते हैं फैक्ट्री और सेल फोर्स को टर्मिनेट कर देते हैं तो हमें कितनी पेनल्टी पड़ेगी, टर्मिनेट करते हैं तो हमें पेनल्टी पड़ेगी 2460, ये पेनल्टी कॉस्ट है, ठीक है। अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं तो हम ये कर सकते हैं उनको टर्मिनेट, या उनको रीलोकेट कर दे सकते हैं लाहौर, रीलोकेशन टू लाहौर, तो फिर 2000 की कॉस्ट। तो दोनों में से रीलोकेशन में से और टर्मिनेट करने में से ज्यादा बेहतर कौन सी ऑप्शन है, हाँ जी लोअर ऑफ। ये मैं शटडाउन के लिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन, कॉन्टिन्यू के केस में तो हमने फारिग ही नहीं करना उनको, हमने नॉर्मल उनको चलाना है। यानी कॉन्टिन्यू के केस में आपको कोई इनमें से कॉस्ट नहीं पड़ेगा, वो मतलब कॉन्टिन्यू के केस में आपने नॉर्मल से करेंगे ना, तो फिर आप उनके साथ ये करेंगे, तो आप बताएं जी इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, कि हम उनको फारिग ना करें और उनको लाहौर में रीलोकेट कर दें। क्या कर दें उनको, लाहौर में रीलोकेट। तो ये हाँ ये सिर्फ शटडाउन वाले में आएगा, इधर नहीं आएगा। 2000, बस फिर मैं यहाँ पे एडिशनल सेलिंग के आगे लिख देता हूँ, रीलोकेशन अलहदा लिखने की क्या जरूरत है। एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस के आगे मैं लिख देता हूँ रीलोकेशन के एक्सपेंसेस। और वर्किंग नंबर ये कौन सी है, मेरा ख्याल है वर्किंग नंबर 4 है। अगर मैं यहाँ डिटेल से लिखूं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम कंटिन्यू वाली ऑप्शन में देखें, कंटिन्यू वाली ऑप्शन में हमने 8200 देना है। कंटिन्यू वाली ऑप्शन में हमने क्या देना है, क्लोज वाले केस में हमने फारिग कर देना था उनको, लेकिन हमने कहा फारिग ना करो बल्कि उनको लाहौर में क्या कर दें, रीलोकेट। जब आप लाहौर में रीलोकेट करेंगे तो 82 तो ये भी देंगे, और उनको लाहौर रीलोकेट करने का खर्चा कितना देंगे, 2000। यानी ये दो रकमें आनी थी, लेकिन मैंने ये वाला उड़ा दिया, ये नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा,
उनकी जो बेसिक सैलरी है अगले 9 माह की वो अनअवॉर्डेबल है, वो दोनों किस्त में पे करनी है। एडिशनल वाला ये 2000 रेलिवेंट है, समझ आ रही है आपको? तो वो जो 2640 है, 2460, ये हम नहीं पे करेंगे। तो इन दोनों में से हम ये वाली ऑप्शन पे जा रहे हैं। आगे चले, नेक्स्ट आ जाए। पेनल्टी कॉस्ट इधर पड़ेगी। वो पेनल्टी कितने मिलियन की थी? कॉन्ट्रेक्चुअल सेल ना पे करने पर कितने मिलियन की पेनल्टी थी? वो इधर नहीं थी। ये जो फैक्ट्री बंद करेंगे तो जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर को कहेंगे भाई नहीं काम कर सकते आपका, ये बुलेट नंबर 2 में। हाँ जी, कितने मिलियन की है? 3.8 मिलियन की। ये शटडाउन में ही आएगी जी, बिल्कुल। नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सेल, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल ना करने की वजह से आपको उस पार्टी को पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस केस में नहीं, इधर अब जरा देख लो कौन सी कॉस्ट रह गई है, चेक कर लें हमारे पूरे डेटे में कौन कौन सी कॉस्ट रह गई है। ये बुलेट नंबर 4 हो गया इधर से रीसेल वाला, लर्निंग का भी इफेक्ट हो गया है, लेबर कॉस्ट भी आ गई है, ट्रेनिंग लिख दी हमने, वेरिएबल ओवरहेड्स भी लिख दी हैं, ये भी लिख दिया है, ये सारा डेटा हो गया। इधर से ये हमने 30% वाली पेनल्टी का भी ट्रीटमेंट और ये कंपैरिजन कर लिया है, ये हो गया। ये सैलरी का भी हो गया है, ये रेंटल पेनल्टी भी होगी। अब सिर्फ क्या रह गया है? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। आज जरा वर्किंग नंबर कितनी है? 5। सिर्फ रॉ मटेरियल वाला है, सिर्फ पॉइंट कौन सा रह गया? रॉ मटेरियल का। वर्किंग नंबर 5 है ना? हाँ जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल है कि पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए। मैं कंटिन्यू ऑप्शन के लिए देखने लगा पहले, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। उसने केजी लीटर नहीं दिए हुए टोटल के, हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मटेरियल। जब हमने ओरिजिनल बजट बनाया था तो उसमें हमने 36,000 का मटेरियल लिखा था। कितने का मटेरियल लिखा था? 36,000 का मटेरियल यूज होगा 50,000 यूनिट को बनाने पर। ये बजट था डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट। तो अब हमने 45,000 बनाने हैं नए प्लान के मुताबिक। तो हमें टोटल मटेरियल कितना चाहिए? 29,000, 32,000। इसमें से पहले हम स्टॉक में से यूज करेंगे और बाकी हम कहां से करें? बाकी हम क्या करेंगे? परचेज। तो स्टॉक में जो पड़ा हुआ है वो 10,000 केजी पड़ा हुआ है और जिसकी अपनी कॉस्ट कितनी है? 3400 है शायद। तो बाकी आपने परचेज करना है। ये 3400 तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये तो सम कॉस्ट है इन्वेंट्री की है, लेकिन ये लैदा करने के लिए कि 32,400 में से ये लैदा करें 3400, तो हमें परचेज कितना करना पड़ेगा? 29,000 का परचेज करना पड़ेगा। ये परचेज कॉस्ट रेलेवेंट है। बाकी अब ये जो पड़ा हुआ यूज करेंगे इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जी, इसका मतलब है 29,000 तो हमने परचेज करना ही करना। ये 29,000 रुपए है, केजी लीटर नहीं मैं देख सकता। केजी लीटर सिर्फ आपके ये आगे कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग। बताओ मुझे बात समझ आई आपको? हमें टोटल कितना मटेरियल चाहिए? 20,400 रुपए का टोटल, जिसमें से हम कुछ पड़ा हुआ यूज करेंगे और कुछ कहां से परचेज करेंगे। कॉस्ट 3400 फुल संक है। स्क्रैप भी हो सकता है, ये वाला क्या हो सकता है, और ये किसी रीटा की जगह यूज भी हो सकता है। हम रीटा की जगह यूज करने की बजाय हम यहाँ पर कंटिन्यू 9 माह के लिए कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अब मैं जरा आता हूँ सेपरेट। अगर हम ये जो 10,000 केजी जो ये स्टोर में पड़ा हुआ है, अगर हम इस 10,000 केजी को स्क्रैप करें, अगर हम 10,000 केजी को स्क्रैप करें तो कितने का स्क्रैप कर सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक? 100। तो हमें स्क्रैप का जो बेनिफिट आ सकता है, मैंने इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लिया सर, कितना आ सकता है? 10,000 केजी इंटू 160,
ये स्क्रैप का बेनिफिट है। और अगर हम इसे यूज कर लें इन प्लेस ऑफ रीटा, अगर हम रीटा की जगह यूज करेंगे ना तो रीटा की परचेज कॉस्ट सेव होगी, सेविंग इन परचेज कॉस्ट होगी रीटा की, और आपको ये वाला मटेरियल कन्वर्ट करने में प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी। ये पॉइंट हमने पहले भी किया हुआ है क्लास में, लेकिन यहाँ वहां जरा सिंपल सिंपल नाम थे, यहाँ जरा लंबा चौड़ा है। अब मुझे बताएं कि क्या होगा। उसने कहा था कि इसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट कितनी है, 140 रुपए पर केजी ऑफ इनपुट। 10,000 केजी को कन्वर्ट करने पे जो खर्चा आएगा वो 140 के हिसाब से आएगा। बताएं कितना आता है? 1400 की कॉस्ट है। और जो कन्वर्ट होगा ना वो 10,000 केजी में नहीं होगा, वो कन्वर्ट कितने केजी में होगा? तो 9,000 केजी जो रीटा आपने बाजार से परचेज करना था, 9,000 केजी जो आपने रीटा बाजार से परचेज करना था, आपके पैसे बचेंगे। रीटा 350 रुपए का आता है और 9,000 केजी के पैसे बचेंगे। तो नेट सेविंग क्या आती है? 1750। नेट सेविंग कितनी आती है? अब ये हमारे दो बेनिफिट हैं इसके। यानी हमारा पड़ा हुआ जो स्टॉक मटेरियल है, हम उस स्टॉक वाले मटेरियल को स्क्रैप भी कर सकते हैं, हम उस मटेरियल को रीटा की जगह यूज भी कर सकते हैं। दोनों जगह नहीं यूज हो, किसी एक जगह हो सकता है। अब दोनों में से बेस्ट यूज उसका क्या है? स्क्रैप बेस्ट है। स्क्रैप से बेनिफिट आ रहा है 1600 का, इधर जो नेट सेविंग आ रही है, तो इन दोनों में से जो हायर बेनिफिट है वो कौन सा है? हाँ, ये बेनिफिट था। और अगर मैं मटेरियल को अपनी फैक्ट्री कराची वाली कंटिन्यू करने पे इस्तेमाल कर लूँ, जो मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहा था, तो इसका मतलब है इन दोनों बेस्ट बेनिफिट में से बेस्ट बेनिफिट जो था, इन दोनों में से बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन होगा। तो अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ेगी? 1600 और 1750 में से विच एवर इज हायर, हायर बेनिफिट सेक्रीफाइस होता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी। और क्या मैं के ही लगा देता हूँ क्योंकि उधर लिखा कि ये 3400 खुद रेलेवेंट नहीं है। ये 3400 तो बस रेफरेंस के तौर पे अलहदा करने के लिए इस्तेमाल हुआ। समझ आइए बात आपको? हमारा मटेरियल जो स्टोर में पड़ा हुआ है, पहले स्टोर वाला यूज करेंगे कि पहले परचेज करेंगे? फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद में रेगुलर यूज कोई नहीं है उस मटेरियल का। हाँ जी बताएं, पड़ा हुआ यूज करेंगे या नया परचेज करेंगे? तो हमने पड़ा हुआ पहले यूज किया, लेकिन वो पड़े हुए जो यूज होना उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मुझे नहीं पता था, मैंने उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है। समझ आ रही है आपको? बाय चांस ये सारा डेटा उसने सेल इसमें दिया हुआ था, उसको ये डाटा शटडाउन में नहीं देना चाहिए था, उसने ये सारा डाटा किसमें दिया हुआ है? शटडाउन के पैराग्राफ में, हालांकि ये डाटा इधर इस्तेमाल होना है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे 1750 की रेलेवेंट कॉस्ट पड़ेगी, और परचेज करने की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 29,750। आ जाए जी जनाब, टोटल करें कितना आता है? 30,000, 30,750। कितना आता है? 30 आता है ना? ले जी लिखे यहाँ पे, 30,750 की ये कॉस्ट है, और इधर ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको, ये कॉस्ट सेव हो जाएगी सारी की सारी। 30,750। समझ आ रही है? ये इधर डैश डाल दें। लें जी, पूरा हो गया मुकम्मल। अब आप इसका टोटल कर लें। आई कैप के सोल्यूशन में मटेरियल गलत हुआ है, उन्होंने खिचड़ी पका दिया है। उन्होंने इन दोनों को ना प्लस माइनस करके पता नहीं क्या किया, 1750 और 1600 जो कंपीटिंग ऑप्शन है दोनों को नेट ऑफ करके पता नहीं क्या किया, उनका गलत है। हाँ जी, टोटल करें जी इसका, बताएं जी टोटल करें क्या आता है ये। यहाँ आई कैप का थोड़ा सा सोल्यूशन मटेरियल में गलत है, इसलिए मैंने आखिर में कराया, ताकि अगर मटेरियल हमारा ना भी आपसे हो सके तो बाकी सवाल का कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। 22,800 माइनस करें,
ये मेरे पास आ रहा है 20,726.65। ये चेक कीजिएगा बेटा जरा, 20,000 समथिंग आ रहा है। 15,800 जी। जी हमें क्या करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए या कंटिन्यू? कंटिन्यू करना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो डिसीजन क्या है, कंपनी शुड कंटिन्यू द प्रोडक्ट। कंपनी शुड कंटिन्यू द प्रोडक्ट। हाँ जी, कंपनी शुड कंटिन्यू द प्रोडक्ट। उसका भी कंटिन्यू ऑप्शन ही आ रही है, उसकी भी ऑप्शन कौन सी आ रही है, कंटिन्यू, लेकिन उसकी फिगर और हमारी फिगर में फर्क है, उसके सोल्यूशन में फॉल्ट है। जी जनाब, समझ आ रही है बात? जी क्या दोबारा बताना, पूछेंगे तो पता चलेगा। तो हमने यूज कर लिया ना? नहीं ना, दोनों तरफ नहीं ना लिखने, या बेनिफिट लिखते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखते हैं। आपने बेनिफिट नहीं लिखा, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी है, दोनों तरफ लिखेंगे गलत है। समझ आ गई? दोनों तरफ नहीं लिखना, या बेनिफिट लिखते हैं या क्या लिखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखें आपने यहाँ पे उसको लिखा, माइनस में लिखने का मतलब आपने इसको क्या लिखा है कि हम नहीं बेच पाएंगे। इधर जब मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिखी, इसका मतलब है कि हम बेच देंगे, इसका मतलब यही है। समझ आ रही है? आपने दोनों जगह नहीं लिखना, दोनों जगह लिखा तो गलत हो जाना है। हाँ जी, इसका मतलब है फिर आपने जो कल सवाल करके है ना ऑटम 15 का, आपने इसको भी फिर सही नहीं किया, उसमें भी ऐसे ही है। किया है वो सवाल? नहीं किया सही, दोबारा चेक करो। हाँ जी, ये मिलेगा, दोबारा चेक करो। वो जो ऑटम 15 का सवाल है ना, उसमें भी ऐसे ही है, उसमें 25,000 के जी था, जिसमें से 10,000 के जी बिक भी सकता है और 15,000 के जी बिक भी सकता है, कहीं और यूज हो सकता है। सेम उसकी डिटो कॉपी है, सारी स्टोरी वही है। बस इधर वो पेनल्टियां पेनल्टियां बहुत है, उधर एक आइटम थी रेंटल इनकम क्लोज की, इधर क्लोज में डाटा ज्यादा है। इसमें क्लोज में कितनी फिगर है, एक दो, ये तो वही वाली है, एक दो तीन, ये तीन एक्स्ट्रा आएंगे। समझ आइए, वो सेम वही पॉइंट है, वही सवाल है ऑटम 15 वाला, डिटो कॉपी। चलो ओके, मेरी क्लास है आगे, कल इस पे दोबारा बात करेंगे। आपने ऑटम 15 को और इसको आज आके दोनों को मैच करना है, दोनों में कहाँ सिमिलैरिटी है और कहाँ दोनों में डिफरेंसेस है। मटेरियल वाला पॉइंट जरूर देखना। समझ आ रही है? मटेरियल वाला उसमें सही हल किया हुआ है, इसमें गलत है कि आपने किया हुआ, इसमें गलत किया हुआ है। ओके भैया, अल्लाह हाफिज।